गुड इवनिंग बेटा, बोलेंगे तभी आप आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी आ जाना, तो बच्चों को थोड़ा वेट कर लो 2-4 मिनट, फिर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे टॉपिक बता दो, लास्ट क्लास में टॉपिक हम क्या पढ़ा रहे थे बस। टॉपिक लिख दो बेटा, टॉपिक क्या चल रहा था। क्या बेटा आज कोई आएगा नहीं? का एक बच्चे आएगा क्या भाई? खोल दो बेटा। अभी तो मुझे एक ही लोग दिख रहे हैं, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा। नहीं, एक और आ गई। कौन है? स्नेहा। ठीक है भाई, केमिस्ट्री नहीं करने मन होगा, कोई बात नहीं। ठीक है चलो। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट में एसिड कॉन्सेप्ट अल्कोहल फिनॉल का बता दिया था क्या? और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बता दिया था शायद। तो चलिए बेस के बारे में बात करें, है ना। श्योर है कि एसिड एसिड खत्म हो गया था ना, पक्का? ठीक है, तो चलिए बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। एक तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे, केबी। ये अगर इंक्रीज करेगा बेटा, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। कौन सा स्ट्रेंथ? बेसिक। इसके अलावा आपको पता है कि जो बेस होता है, कोई भी बेस होगा तो उसका पीएच क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बेस का पीएच क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है ना। तो अगर हमें
या हम आपसे बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेसिक नेचर, ठीक है, तो बेसिक नेचर हमें पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बेसिक नेचर इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड मतलब ये एमाइन से रिलेटेड हो गया। किस चैप्टर से रिलेटेड हो गया? एमाइन। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में अगर मैं बात करूं तो जैसे अमोनिया है ना, इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी अल्काइल ग्रुप से, तो क्या हम ले लिखते हैं? RnH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एमाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एमाइंस। तो इसी एमाइंस ग्रुप की हमें बेसिक नेचर देखनी है इस चैप्टर में, ठीक है। यस सर। तो जैसे कि जनरल रूल ये बोलते हैं बेटा हम लोग कि बेसिक नेचर जो है वो कब बढ़ेगा किसी मॉलिक्यूल का? जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे, है ना, पहले भी बताया गया होगा। यस सर। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता कैसा है? अगर ग्रुप में कोई डोनर ग्रुप लगे, मतलब प्लस आई ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। और अगर रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, अगर लग रहा है, तो रेजोनेंस से क्या होता है आपको पता है? रेजोनेंस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है। तो इसलिए रेजोनेंस के क्या होगा? इनवर्सली बोल दे रहा है, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट है जनरल बेटा कि बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली इनवर्सली रेजो के, ठीक है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है बेटा एमाइंस ग्रुप का, ठीक है, इन सब के अलावा वो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जिसका ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कैटायन का जो स्टेबिलिटी है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। भी समझा रहा हूँ सर, कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा उसका बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। उसका बेसिक नेचर उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारे पास ये एमाइंस लिया गया, दिस इज 1 डिग्री एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है। RnH और R मैंने लिया, दिस इज 2 डिग्री एमाइन है। Rn, R एंड R, दिस इज 3 डिग्री एमाइन। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस आपके पास बेटा, ठीक है। अगर हम इस एमाइन को गैस फेज में लें, तो किसी भी गैस फेज में अगर हमें बेसिक नेचर पता करना है तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट ट्रिक लगा लीजिए, प्लस आई इफेक्ट वाला, है ना, प्लस आई इफेक्ट से, है ना बेटा। तो डेफिनेटली 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा। ये सभी बच्चों को पता होता है, ऑलरेडी कॉमन चीज है। लेकिन अगर मैं गैस फेज को छोड़ के अगर मैं लिक्विड फेज में आना शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ लिक्विड फेज में आने का थोड़ा रीजन है बेटा, ठीक है, क्योंकि एमाइंस जो है ना बेटा, पता है ना कि ऐसे पार्टिकल जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर कहीं पे भी होंगे, उनके साथ अगर हाइड्रोजन है तो 100% वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, कोई फॉरवर्ड वाला चांस नहीं है। यस सर। तो अमोनिया मॉलिक्यूल बेटा उसके डेरिवेटिव में हम एमाइंस लेके गए तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका नेचर कैसा होता है बेटा? लिक्विड होता है, ठीक है, इसलिए लिक्विड फेज यस में सर। देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब लिक्विड फेज में मैं एमाइंस में सपोज दैट मैंने ले लिया CH3 NH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, CH3 NH and CH3, this is 2 degree amines, CH3 and CH3 and this is CH3, 3 degree amines। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री amines।
अगर मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ यहाँ पे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में मोर बेसिक कौन होगा लिक्विड फेज में, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कौन होना चाहिए? कॉमन नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट लगा 3 दो। डिग्री। हाँ जी, 3 डिग्री सर। थोड़ा आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ा, एक बार मैं थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दूँ। हाँ जी बोलो। 3 डिग्री सर। अच्छा 3 डिग्री। और कोई? दो लोग और हैं जुड़े हुए हैं, पीयूष और स्नेहा। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि आपका आंसर गलत है बेटा, दोनों लोग, ठीक है। अब देखिए लिक्विड फेज में इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तुम्हें भी पता है, Hb। यहाँ भी NH है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बेटा, इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। अब इन मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर रखा, उसमें डाल दिया, तो इसमें खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये खुद के साथ बॉन्डिंग बना रहा है शायद, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं बनाएगा, तो वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होगा, बहुत पार्शियली हाँ ये सॉल्युबल होगा। तो जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल में सॉल्युबल बढ़ेगी, हम बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री जो एमाइंस है, इनका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो, लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। और 3 डिग्री अमाइन की डिग्री ऑफ सॉल्वेशन क्या है? डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एक ही टर्म है सब। 2 डिग्री 1 डिग्री का दोनों का डिग्री ऑफ सॉल्वेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन दोनों सेम है लगभग बराबर। लेकिन 3 डिग्री का अमाइन का सबसे कम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा वाटर के साथ। तो जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका सबसे कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो इससे जो कैटायन डेवलप होंगे, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो जब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो इसका बेसिक नेचर भी सबसे कम होगा। तो 3 डिग्री अमाइन का बेसिक नेचर सबसे कम है। अब सवाल यह रहा है कि अगर इन दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सेम है या डिग्री ऑफ सॉल्वेशन सेम है, तो इन दोनों में कैसा पता करेंगे? तो जब डिग्री ऑफ सॉल्वेशन सेम है, तो हम उसके बाद क्या शुरू कर देंगे? डोनर ग्रुप देखेंगे, किसमें ज्यादा डोनर ग्रुप लगेंगे, किसमें कम लगेंगे। तो इसमें देखो दो दो डोनर ग्रुप लगा है, यानी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसलिए डेंसिटी क्या होगी? 2 डिग्री वाले की ज्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। सर फिर से एक बार बता दीजिए। ठीक है भाई, ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है ना, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। हाँ यस सर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो जब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कैटायन की, तो बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। यस सर। दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सेम है, लेकिन प्लस आई ग्रुप इसमें ज्यादा 2 डिग्री में, इसलिए 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके। क्या प्रवीण कुमार, क्या बात है, बहुत देर में आए हो भाई, क्या बात है, गुड इवनिंग।
अरे क्यों बुलाया करते हो प्रधान, जिनको करना हो करे, काहे परेशान हो यार, उनको नहीं एग्जाम देना होगा, वो कर चुके होंगे पहले, सब कुछ उनको आता है। ज्यादा टेंशन संभल लिया करो, जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं तो घर बैठे। वैसे भी इतना काफी अच्छा खासा आता है कि पूरा जी मेंस जे एडवांस सब क्लियर करके बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ इस सिचुएशन में देखिए, ये हमारे पास इथाइल एमाइन का केस है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। तो ये यस। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। हाँ जी बोलो। कुछ नहीं सर। इसमें कोई भी आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर एक्सेप्शन है, तो ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने पीके और पीके भी पहले पढ़ा था ना बेटा, यहाँ पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, इस वाले डाटा पे, पीके वाले पे, ठीक है। मतलब पीके और पीके भी इस पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सीआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 डिग्री यहाँ भी ज्यादा होगा, देखिए इसमें 2 डिग्री के बाद किसका होगा, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिस इज द डाटा बेसिक क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाला है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। इथाइलेमाइन केस लिया था, कौन सा केस लिया था, इथाइलेमाइन। अब दूसरा मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH2CH और NH2, दूसरा लिया CH3CH2 और NH2, ये है। क्या आप बता सकते हो बेटा इन दोनों में मोर बेसिक कौन सा होगा, यस सर। तो बताइए। ये सर फर्स्ट वाला। ओके। अरे प्रवीण बाबू, ये से फर्स्ट कैसे है तुम्हारा, थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करेंगे। इसके पास लोन पे रिलेक्टांस है, इसको यहाँ भेजेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा। इसमें क्या हो रहा है भैया, रेजोनेंस हो रहा है, और जब इसमें रेजोनेंस होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन की क्या हो रही है यार, इधर शिफ्ट हो रहा है ना, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो बेसिक नेचर भी तो कम हो जाएगा, तो मोर बेसिक क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1 इन सेकेंड, ठीक है। यस सर। एसिड कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो समझिए बेस कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है ना। कोई भी एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, दूसरा समझो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इस वाले का बताओ, दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये फर्स्ट है या सेकंड का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट। तो कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में अगर हम बात करें, तुम्हें पता है ना कि कल तुम लोग पर टेस्ट किसका है, पता है ना। ये सर ग्रेगनाट रिएजेंट का। अरे वाह। अब बताओ दोनों में किसका होगा बेटा मोर बेसिक करेक्टर, फर्स्ट। स्नेहा, तुम बताओ बेटा।
कौन सा इंटरडियर है भाई? सोचो। चलिए, इसके बाद लोन पेयर, इसका लोन पेयर रीजनस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये कौन सा कंपाउंड? अच्छा, इस कंपाउंड का नाम बता दोगे? एंटी एरोमेटिक। अरे भैया, मैं नाम पूछ रहा हूँ। एनबीएस। बेटा, रेडियंस क्लास सेकंड फ्लोर पे है। ऐसे अगर तुम लोगों को, मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। परवीन, स्नेहा, पीयूष, तुम लोग बताओ इसका नाम क्या है? पूरी ऑर्गेनिक खत्म, हमसे लास्ट में ऑर्गेनिक भी चल रहा है चैप्टर, तो तुम लोग क्या भाई? नाम बताओ जल्दी, फटाक से। देखो, गूगल पर सर्च करो। क्या सर्च करें सर? और क्या यार, खत्म कर रहे हो तुम लोग, कर तो तुम लोग बोल रहे हो डीप तैयारी कर रहे हो, एडवांस तैयारी कर रहे हो, तो भूया नहीं हो रहा कुछ। पायरॉन नहीं है ये। हाँ यस सर। तो ये एंटी एरोमेटिक कब से हो गए भाई? एरोमेटिक कंपाउंड है एरोमेटिक है यस सर। ये कंपाउंड क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका एनबीएस नाम है। प्रभात, बार बार एनबीएस लेते तुझे उससे मोहब्बत हो गया क्या यार? एनबीएस यहाँ कुछ नहीं है भैया, वो पायरिडीन है, एक पायरॉल है, और दोनों एरोमेटिक है। तो लिख दीजिए दोनों का नाम। ये पायरॉल है बेटा, ये पायरिडीन है। यस सर। पायरॉल में रेजोनेंस, ये वाला लोन पर रेजोनेंस में जा रहा है, ये वाला लोन पर रेजोनेंस में जाता है, इसलिए पायरिडीन मोर बेसिक है, ठीक है। यस सर। हम्म। प्रभाव, वैसे तुम्हारे में एक अच्छा ही है बेटा, ठीक है। जो तुम मतलब गलत सही जो भी रिस्पॉन्स देते हो, मतलब ये एक माहौल बना रहता है, मतलब ये लगता है कि मुझे वहाँ पढ़ाना चाहिए। बाकी तो सब पढ़ा रहे हो तो सही है, नहीं पढ़ा रहे हो तो सही है। कुछ पहले तो मोबाइल खोल के भाग जाते होंगे इधर उधर, चना चबा रहे होंगे, चाय खा रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, चल रहा है ना? चलो। तो सर आप डेली कहते हैं क्लास लेने के लिए अलग से लेते हैं। तो अब अगले एग्जाम्पल पे चले, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, और मैं ले लिया यहाँ पे NH2, इसे हम लोग बोलते हैं, पता है, एनिलीन बोलते हैं ना। अब अगर मैं देखूं तो इसमें रेजोनेंस होगा, ये लोन फिर किसमें जाएगा बेटा, पार्टिसिपेट करेगा, बताओ, रेजोनेंस में, है ना। यस सर। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी एनिलीन। और RNH2 ले लो तो ये एलिफैटिक होगा, है ना। अब जो एलिफैटिक एमाइंस या एरोमेटिक एमाइंस में, एलिफैटिक एमाइंस मोर बेसिक है देन एरोमेटिक एमाइंस,
क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमाइंस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। ओके, यस सर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एरोमेटिक एमाइन और एलिफेटिक एमाइन में एलिफेटिक एमाइन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक एमाइन। इज इट? सर ये सब जो बोलते हैं आप थोड़ा लिख दिया करिए, पढ़ने में बाद में मतलब समझ कर आता है। बोल रहा हूं भैया। लिखिए, इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइन, in case of aromatic amine, lone pair electron, lone pair electron of nitrogen participate in a resonance, participate in resonance. Due to this reason, density of nitrogen decreases. Density of nitrogen decreases. बाकी पता है डेंसिटी घटेगा तो हो जाएगा, है ना? यस सर। तो अब अगर हमारे पास, तुमने कभी सोचा होगा, नहीं सोचा और सोचो, बता रहे हैं, ये नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिए, एरोमेटिक कंपाउंड के बाहर अगर नाइट्रोजन लगा है ग्रुप, बेटा कौन सा ग्रुप? नाइट्रोजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कभी कि एसिड के केस में अगर बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। अगर बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये लगा हुआ है तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इट सेल्फ में रेजोनेंस शो कर रहा है, यानी ये जो है रेजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन अपने आप में, यानी ये इधर पहुंचा इधर, फिर इधर आ गया इधर। मतलब इस एसिड, मतलब ये जो एसिड आता है ये बेंजीन को ना तो कुछ दे पा रहा है ना बेंजीन से कुछ ले पा रहा है। मतलब इस ग्रुप के थ्रू बेंजीन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है ना दे पा रहा है। इसलिए बेंजोइक एसिड में एक इफेक्ट लगाते थे, आर्थो इफेक्ट, याद है? याद है सर। तो आर्थो इफेक्ट का काम होता था जो एसिडिक नेचर है उसको बढ़ाना, क्योंकि आर्थो ग्रुप पे कोई भी ग्रुप लगा होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, यस सर। ऐसे ही बेंजीन से अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लगे हैं तो वही कहानी यहाँ भी होती है बेटा। इस केस में भी हम आर्थो इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलो? तो आर्थो इफेक्ट की होने की वजह से जो आर्थो वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? आर्थो, ये ध्यान से सुनिए, इस वाले की जो बेसिक नेचर होगी वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, यस। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। NH2, ये आर्थो पोजीशन पे लगा, ये मेटा पे लगा, ये पैरा पे लगा। ठीक है, एक आर्थो पे लगा, एक मेटा पे लगा, किस पे लगा? पैरा पे लगा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ तुम्हें पहले से पता है कि यहाँ आर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो इसलिए मैं आर्थो का बेसिक नेचर सबसे पहले कम कर दे रहा हूँ। अब बचा हमारे पास मेटा और पैरा। तो जो मेटा पे ग्रुप लगा है, मेटा पे ग्रुप कौन सा लगा बेटा? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना, कुछ भी हो जाए ठीक है बेटा, मेटा पे कभी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग सकता, पता है ना? यस सर पता है। कभी भी नहीं लगेगा, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो, है ना? ज्यादा कोशिश करो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। और देखो पैरा पे देखो, दोनों लगेगा, प्लस मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा और रेजोनेंस इफेक्ट भी लगेगा।
रेजोनेंस को आप प्लस आर भी बोल सकते हो। तो आप बहुत ध्यान से सुनो और समझिए। हम आपसे पूछे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस डिपेंड है? रेजोनेंस। ओके, तो इसमें कुछ लोगों ने आंसर सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत दिया है। एक बार फाइनल आंसर फिर से बोलो। यार उस दिन पढ़ाए थे, हम आपको समझाए थे पहली या दूसरी क्लास में, क्लास में बताए थे, है ना, कि अगर चाहते हो मोहब्बत का सिलसिला रहे, करीब इतना आओ कि कुछ फासला रहे, बताया था। हाँ, ये सर बताया था। तो फिर वहां याद होगा बेटा कि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट ही बताया था, क्योंकि डिस्टेंस पे कोई भी अगर डिपेंड करेगा तो वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है ना? ये सर। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है, ये सर। तो अब देख लीजिए आप सेकंड और थर्ड केस में, सेकंड केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है या थर्ड केस में? थर्ड। सेकंड में ज्यादा लग रहा है इंडक्टिव का। किसमें? सेकंड। हाँ जी, शाबाश। तो अब सेकंड केस में ज्यादा लग रहा है, अब थर्ड केस में तो प्लस आई पावर कम है ना? अरे डिस्टेंस ज्यादा है ना भाई यहाँ पे, है ना? ये सर ज्यादा है डिस्टेंस। लेकिन बगल में एक ग्रुप और बैठा है, वो कौन सा बेटा? प्लस आर। बोलो, बैठा है। बैठा है। तो अगर यहाँ प्लस आर इफेक्ट नहीं होता तो नो डाउट इस पे इफेक्ट ज्यादा होता, प्लस आई का इसका बेसिक नेचर ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ प्लस आई पावर ज्यादा तो था, लेकिन यहाँ पे दो दो ग्रुप लग गया है। मतलब इसकी बेसिक नेचर को टू ग्रुप बढ़ा रहे हैं, इसकी बेसिक नेचर को एक ग्रुप बढ़ा रहे हैं, तो दो ग्रुप ज्यादा बढ़ाएगा ना। ठीक है, बोलिए। सर। प्लस आई प्लस आर दोनों ग्रुप इंक्रीज करा रहे हैं, यहाँ पे क्यों प्लस आई ग्रुप बढ़ा रहा है? ठीक है, ओके। अब इस केस में देखो बेटा, आप बताइए इस केस में। ट्राई करिए बेटा इसमें बताना। यहाँ भी आर्थो मेटा पैरा तीन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए बेटा, माइनस आई ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है। ये सर 1 2 3 होगा। आई रिपीट, मैंने बोला माइनस आई ग्रुप जो है वो बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है। भाई आर्थो इफेक्ट लग रहा है इसमें, तो आर्थो का तो सबसे कम हो जाएगा, है ना? अब इन दोनों में देखो बेटा, इसमें टू ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, माइनस आई माइनस आर, यानी टू ग्रुप जो है बेसिक करेक्टर को कम करा रहा है ना?
ये माइनस आई माइनस आर बेसिक करेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज कराता है, ठीक है। यस सर। और यहाँ माइनस आई ग्रुप ये भी डिक्रीज करा, तो यहाँ यहाँ दो दो ग्रुप लगे हैं डिक्रीज कराने वाले, केवल यहाँ पे एक ग्रुप लगा है ना। तो अब बताइए इन दोनों में अगर मैं आपसे बात करूं कि मोर बेसिक कौन सा होगा, तो मोर बेसिक कौन सा जाएगा आपका, मेटा जाएगा, देन पैरा, देन आर्थो। ओके, बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक? हम्म, ठीक है, चलिए आप एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, अगर NH2 के साथ आर्थो या मेटा पे कोई इस टाइप का ग्रुप जुड़ गया, इस टाइप के ग्रुप अगर जुड़ गए, ठीक है, ये वाले जैसे NH2 यहाँ OR टाइप वाले ग्रुप जुड़ गए, ये वाले, तो ये वाले ग्रुप अगर जुड़ जाएंगे कभी भी, ये वाले ध्यान से सुनिए, तो बिल्कुल एक बात ध्यान देना बेटा, कभी भी हम आर्थो इफेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। यस सर। हम्म, ठीक है। तो अब अगला एग्जांपल देखा जाए बेटा, अगर मैं इन दोनों में बात करूं, इसको मैं फर्स्ट दे दूं और इसको सेकंड दे दूं, और आपसे पूछूं दोनों में मोर बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में मोर बेसिक कौन सा होगा, तो क्या बता सकते हो बेटा? बताइए बेटा। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, देखो ये एलिफैटिक ग्रुप है, बिल्कुल सही है। सर इरेज हो गया, हैं? इरेज हो गया पूरा फिगर। अब तो दिख रहा होगा। सर वो सब एक बार फिर से बना दीजिए। अब नहीं दिख रहा है? डायग्राम सर सही से नहीं दिख रहा है। चलिए दोबारा बना दे रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास जो ग्रुप है यहाँ पे, अगर मैं इसमें बात करूँ CH2 और यहाँ क्या लगा NH2, तो ये हमारे पास एलिफैटिक ग्रुप है, और यहाँ पे ये एरोमेटिक ग्रुप है, दिस इज एलिफैटिक, एंड दिस इज एरोमेटिक। बोलो बेटा। यस सर। हाँ बोलो। 1 इज ग्रेटर देन 2। तो 1 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला देखिए, तो मतलब बेसिक कैरेक्टर को आपको इसी तरीके से डिफाइन करना है, ठीक बेटा। आपको एग्जांपल अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अगर मैं चैप्टर इसमें निकालूं, तुम्हारे पास देखूं, तो मेरे पास अगर हो तो मैं देख लूं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास जो मॉड्यूल में है, मैं एक बार देख रहा हूँ, अगर होगा तो उसमें एसिड बेस कौन कौन से सॉल्व करने, फिर उसको मैं दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना भी, है ना। चलो, इसमें तो ऐसा कोई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व कर लोगे यार, इसमें आसान है ना। प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया था, हमने कहा था एनसीईआरटी पढ़ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है सब, है ना, उसी में यूज करवा दिया था, ठीक है। हाँ जी बेटा, बोलिए। किस चीज के एग्जांपल, एसिड बेस के? चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी ज्यादा बचा है। ना ही भाई, हम तो बोले थे उस दिन ही, हमने बोल दिया था भाई कि जो पढ़ाए हैं उसी को पढ़ते हुए घूम घुमा के बार बार आ रहा है ना। ये सर। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस वाले हाइड्रोजन को नाम दे दिया बी, इस वाले को सी। अगर आपसे कहा जाए ए बी सी तीनों में एसिडिक ऑर्डर अरेंज करो, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उनका ऑर्डर अरेंज करो। करिए बेटा सभी लोग। पहले कौन सा होगा बेटा? बी होगा ना, सल्फोनिक एसिड वाला बी होगा।
ठीक है, फिर इसका ए हो जाएगा क्योंकि ए कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फिर एसिटाइलिन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है सर? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता, लिखाया तो था उस दिन एसिटाइलिन से, बताया। ये तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना। सर ये अपने कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरे पहले इसको कर लो यार, जेई मेन से हो ही नहीं है तो आईटी का कैसे करा देंगे भैया? माथा मेरा थोड़ी खराब है भाई, कैसे कर रहे हो बात यार? भाई बगैर कॉन्सेप्ट के थोड़ी, कॉन्सेप्ट ही तो चल रहा है, ये सब चीजें घुमा के आईटी में ऐसे थोड़ी कि आईटी में बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनता है बेटा। 21 चीज का चल रहा है परवीन, 21 चीज का क्वेश्चन चल रहा है। तो वहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है? लगा रहे हैं। क्यों परवीन? आदित्य सर का पता है? इसको सॉल्व करके देखा है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के आंसर आप तुरंत ग्रुप में लिख के भेजिए सभी लोग। इसी नेहा पीयूष प्रवीण सभी लोग लिख के भेजिए, अदरवाइज मैं आपके घर पे फोन करवा दूंगा आज ही। बहुत हो गया तुम लोगों का पढ़ते लिखते हो नहीं यार। अब भेजिए 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट जो भी लेना भेजिए।
फर्स्ट का सेकंड, सेकंड में पहले ये, थर्ड में ये होगा, फोर्थ में ये होगा, फिफ्थ में देखिए ये होगा, सिक्स में देखिए देख लिया। तो सर मेरा सही है। ठीक है, सर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। नहीं भी पता नहीं उनके ध्यान को बात करता और अभी में जाओगे क्या बना के
चलिए बताइए, अरेंज करिए। सातवां तो दोनों एक ही है ना। क्या? सातवां में तो दोनों एक ही है ना। सब में एसिड है। यहाँ भी ये एच एसिडिक है, यहाँ भी ये एच एसिडिक है।
सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ? अब आ रहा है सर आवाज। फर्स्ट में ये और ये है, सेकंड में ये और ये, थर्ड में ये दोनों, फोर्थ में ये दोनों, फिफ्थ में ये दोनों, सिक्स में ये दोनों, ये। फर्स्ट में देखिए कौन सा होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर स्टेबल होगा। सेकंड में कौन सा होगा, ये होगा। थर्ड में कौन सा होगा, ये होगा। फोर्थ में कौन सा होगा, ये होगा। सिक्स में कौन सा होगा, ये होगा। इसमें कौन सा होगा, ये होगा। इसमें कौन सा होगा, इस वाले में। ठीक है। सातवां में तो दोनों प्रोडक्ट एक ही है ना। क्या चीज? सातवां में दोनों प्रोडक्ट तो एक ही है ना। अरे यार तो ये 2 डिग्री पे है भाई, सेकेंडरी नहीं है भाई। अच्छा ये सर। ये 1 डिग्री है। चलिए बेसिक नेचर अरेंज करके बताइए दे। बताइए।
हाँ बोलो बेटा, इसमें क्या किए हो? इसमें ये, इसमें देखो कौन सा जाएगा, ये जाएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड पास में, डबल बॉन्ड दूर है। इसमें कौन सा जाएगा, ये, क्योंकि इसमें रिजोनेंस हो जाएगा थोड़ा सा। इस वाले में देखो दो दो डबल बॉन्ड लगे हैं, रिजोनेंस मैक्सिमम होगा, है ना, तो ये हो जाएगा। इस वाले देखिए, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा, ये एलिफेटिक, तो ये हो जाएगा। इस वाले में देखिए, ठीक है। इसमें बेसिक करना है। इसको भाई थोड़ा ध्यान से करना। हेलो, बाकी हाँ, सॉरी, हाँ सीधा बोल मेरे।
बताइए इसमें। तो इसमें बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो 2 डिग्री बेटा, है ना, मतलब सबसे ज्यादा ये एलिफेटिक एरोमेटिक। इस केस करोगे तो प्लस आई ग्रुप लगाइए हो जाएगा। इस केस में देखो ये हो जाएगा कि ये एरोमेटिक है। अच्छा, इन दोनों केस में ये हो जाएगा और इस केस में जो ये हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ो यार, थोड़ा ध्यान से, ठीक है? ओके। फोर्थ में कैसे भी होगा? हैं? फोर्थ में, किसमें? फोर्थ। अरे भाई ये देखो यहाँ कौन सा ग्रुप लगा, CH3 प्लस आई, यहाँ तो एरोमेटिक ग्रुप लग गया ना। एरोमेटिक एलिफेटिक में कौन सा बोला था मोड बेसिक? यस सर, मेरा और सब तो सही है। ठीक ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करो। पीछे के जो चैप्टर तुम पढ़ गए उसको सब बढ़िया से करोगे, नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा तुम्हें उससे। सर अब कार्बोक्सिलिक कितना चलेगा ये पेपर? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड तो यार उस दिन मैंने क्या बताया था, ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एमाइन Yes. चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड तो समझो खत्म था उस दिन, जिस दिन मैंने आपको नाम नहीं लिखाया था ऑलरेडी। पहले ऑक्सीडेशन बताया है, रिडक्शन बताया, ग्रिग्नार एजेंट बताया है, तो उसी में एक दो रिएक्शन और बचे होंगे, उसी में करा देंगे, खत्म हो गया। ठीक है, यस। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।